हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर है। क्लियर। सो पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखा है जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शन, यानी कि टोटल इसमें 5 सेक्शन होगा, सेक्शन ए से लेके ई तक। एंड जो सेक्शन ए होगा उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, ये आपको ध्यान देना है। एंड जिसमें आपका 18 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा एंड जो 2 क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन के होंगे उसमें। क्लियर। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड और थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट सेक्शन बी हैज 5 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। सो इस सेक्शन बी में आपको इंटरनल चॉइस भी आपको मिलेगा 2 क्वेश्चन में। एंड जो सेक्शन सी है ये 6 क्वेश्चन होंगे, इसमें 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा। सेक्शन डी 4 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा और इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा। एंड जो सेक्शन ई है वो उसमें 3 क्वेश्चन होंगे और तीनों ही क्वेश्चन आपके केस बेस्ड स्टडी के होंगे और हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। क्लियर। देन यहाँ पे 7th पॉइंट लिखा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी और यहाँ पे इंटरनल चॉइस की बात किया हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एंड थर्ड और लास्ट जो पॉइंट है वहां पे दिया है कि ड्रॉ नीट फिगर वेयर एवर रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में फिगर की रिक्वायरमेंट है तो आपको फिगर बनाना है। एंड यहाँ पे दिया कि टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 वेयर एवर रिक्वायर्ड इफ नॉट स्टेटेड, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पाई दिया गया है या पाई यूज होने वाला है और अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं है कि क्या वैल्यू यूज करना है, देन वहां पे आपको 22/7 यूज करना है। क्लियर। सो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थे। तो आज हम सॉल्व करेंगे सेक्शन ए सिर्फ। तो अभी अब बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो ये सेक्शन है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -4 एंड 1, 2 इज ट्राइसेक्टेड एट P एंड इसका P का कोऑर्डिनेट है A, -2 एंड Q 5/3, B, देन क्या A और B की क्या वैल्यू होगी। क्लियर। सो यहां पे आप देखो, यहां पे बात कर रहा है किसका, ट्राइसेक्टेड का, है ना, और ट्राइसेक्ट P एंड Q के थ्रू हो रहा है। तो यहां पे आप देखो कि लेट सपोज कि अगर ये आपका एक लाइन है, ये आपका एक लाइन सेगमेंट है एंड लेट सपोज कि ये A कोऑर्डिनेट है 3, -4 एंड ये B है 1, -2। कह रहा ट्राइसेक्टेड हो रहा P पॉइंट पे, तो लेट सपोज कि P पॉइंट हमारा यहां पे है कहीं एंड इसका कोऑर्डिनेट हमें लिख दिया A, -2 एंड Q पॉइंट यहां कहीं पे है एंड इसका कोऑर्डिनेट है 5/3, B। क्लियर। तो आपने यहां पे पढ़ा था और जहां पे मिड पॉइंट से स्प्लिट होता है वहां पे आप देखा होगा कि अगर ये हमारा 2 पॉइंट है A, B एंड ये मिड पॉइंट से अगर स्प्लिट हो तो ये 1:1 के फॉर्म में क्या होता है, डिवाइड होता है। लेकिन अगर ये ट्राइसेक्टेड है तो यहां से लेके अगर हम यहां तक की सिर्फ बात करेंगे, P पॉइंट तक की बात करेंगे तो ये 1 का होगा एंड P से लेके Q तक पूरा हमारा 2 में, यानी कि ये 1:2 में डिवाइड होगा। अगर हम पॉइंट P की बात करेंगे 1:2 में डिवाइड होगा। लेकिन अब हम यही चीज सेम यहां से अगर करेंगे तो यहां से Q पॉइंट जो होगा, यानी कि B से लेके Q तक ये हमारा 1 हो जाएगा एंड Q से लेके A तक जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ये 2:1 में डिवाइड होगा जब हम Q पॉइंट की बात करेंगे। क्लियर। तो अब देखो यहां पे सबसे पहले अगर हम P यहां से उठाते हैं तो आप देखो यहां से पूछा है A और B की वैल्यू, तो हम A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है X इज इक्वल टू M1x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। अब ये जो M है वो जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा है ना उसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर। तो हम P की बात कर रहे हैं
तो यहाँ पे हम P की बात कर रहे हैं, तो P अगर हम P पॉइंट की बात करेंगे तो ये 1:2 में डिवाइड होगा, यानी कि जो M1 की वैल्यू है वो है 1 एंड जो M2 की वैल्यू है वो है 2। क्लियर। और यहाँ पे भी अगर हम मेंशन करेंगे तो ये हमारा x1 y1 एंड ये हमारा x2 y2। क्लियर। तो पहला क्या है, x की वैल्यू, ये हमारा क्या है x, y, फिलहाल P पॉइंट के लिए। क्लियर। तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू a है एंड यहां पे m1, तो m1 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई x2, तो x2 की वैल्यू हमारी 1 है, प्लस m2, तो m2 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई x1, तो x1 की वैल्यू 3 अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 एंड 1 1 जा 1, तो 6 प्लस 1 7 एंड 7/3। तो पहले हम यहीं पे देख लेते हैं कि क्या कहीं पे a की वैल्यू 7/3, ये तो हमारा 8/3 लिखा हुआ है। क्लियर। यहाँ पे हमारा 2/3 है, यहाँ पे 1/3 है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां पे a की वैल्यू 7/3 है, यानी कि जो हमारा b ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही होगा। तो अगर हमें ऐसा कुछ मिल जाता है कि जहां पे हमें जो वैल्यू आ रही है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आप उसको डायरेक्टली आप टिक कर सकते हो, सेकंड वैल्यू चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। अगर आप सेकंड वैल्यू चेक करना है तो इन द सेम वे कि अगर आप Q से उठाओगे तो फिर 1:2 में, यानी कि ये अब M1 की वैल्यू हो जाएगी और ये M2 की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। सो इन द सेम वे आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन यहां पे जो आप कैलकुलेट करोगे वो अब y को लेके करोगे, यानी कि जो आपका फॉर्मूला यहां पे हो जाएगा वो y इज इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन था वो क्या है, सही है। रखा वो कह रहा है कि इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O आर inclined to each other at an angle of 80 degree, then find angle POA। तो यहां पे एक बार मैं फिगर क्लियर में बना दे रहा हूं। यहां पे ये एक सर्कल है सेंटर एंड यहां पे एक पॉइंट P है, सेंटर O से इंडिकेट किया गया है एंड ये पॉइंट P से, एंड यहां पे कोई पॉइंट A है एंड यहां पे कोई पॉइंट B है। क्लियर। ये हमें दिया गया है और ये जो पूरा एंगल आपको दिया गया है, ये जो पूरा एंगल आपको गिवन है वो है 80 डिग्री, वो है 80 डिग्री। तो कह रहा है आपको एंगल बताना है, एंगल POA, यानी कि आपको ये एंगल बताना है, ये एंगल बताना है। तो आपको प्रॉपर्टी पता है कि यहां पे जब भी हम किसी टैंजेंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल हमारा कितना बनेगा, 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। क्लियर। अब यहां पे आप देखो कि OA हमारा क्या है, रेडियस है, एंड OB हमारा क्या है, रेडियस है, तो OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा, एंड एंगल A हमारा कितना है, 90 डिग्री, एंड एंगल B भी हमारा कितना है, 90 डिग्री है। अब यहां पे देखो कि ये जो डिस्टेंस है एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी कि जो AP है, AP इज इक्वल टू किसके होगा, BP के होगा, टेंजेंट की प्रॉपर्टी जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अब यहां पे देखो आप साइड एंगल साइड एंड साइड एंगल साइड, तो यानी कि साइड एंगल साइड से ये जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है, ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल है POA, जो ट्रायंगल POA है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल POB के। ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये साइड इस साइड के बराबर। तो साइड एंगल साइड से ये जो ट्रायंगल है दोनों ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जितने भी इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट है, जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि जो आपका एंगल APO है वो किसके बराबर होगा, एंगल BPO के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर ये टोटल एंगल अगर हमारा 80 है तो सिर्फ इतना हमारा कितना होगा, 40 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा,
40 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? और ये जब आपका 40 डिग्री हो गया, ये आपका 90 डिग्री, तो एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है? 180 डिग्री। तो 90 प्लस 40 130, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? तो आप देखो यहाँ पे 50 डिग्री, यस ऑप्शन सी 50 डिग्री है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है एन अनबाइस्ड डाई is thrown once, the probability of getting a number between 2 and 6। तो यहाँ पे एक डाइस को क्या किया है? थ्रो किया जा रहा है। तो आप देखो कि डाइस में कितने फेस होते हैं? टोटल 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 फेस होते हैं। और कह रहा है कि डाई को सिर्फ एक बार थ्रो किया जा रहा है, थ्रोन वंस। क्लियर? तो 2 और 6 के बीच में जो नंबर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो आप देखो ये 2 एंड ये 6, तो बिटवीन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बिटवीन की बात कर रहा है। तो जो नंबर यहाँ पे है 2 एंड 6 उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 2 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं? 1 2 एंड 3। तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल है, यानी कि बीच वाले नंबर के फेवर में कितने रहे? कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है? 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/2। तो 1/2 यानी कि जो ए ऑप्शन वो क्या आपका सही है। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि इफ P इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 3 यूनिट, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q ऑन OY सच दैट OP इज इक्वल टू OQ। क्लियर? यानी कि यहां पे ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस। कह रहे हैं यहां पे कि एक पॉइंट P है ऑन x एक्सिस, यानी कि हमने लेट कर लिया कि यहां पे हमारा एक पॉइंट P है और ये हमारा क्या है? ओरिजिन है। क्लियर? ये हमारा क्या है? ओरिजिन है। तो कह रहा है कि जो P का डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, तो ये हमारा कितना है? 3 है। यानी कि एक जो कोऑर्डिनेट हमारा बनेगा, अब सिर्फ अगर हम सिर्फ इतने तक की अगर हम बात करें, इतने तक की अगर हम बात करें, तो यानी कि जो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा 3 एंड 0, 3 एंड 0। लेकिन आगे कह रहा है देन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट Q ऑन OY, यानी कि इस OY लाइन पे कहीं पे हमारा पॉइंट क्या है? Q है। कहीं पे पॉइंट हमारा क्या है? Q है। एंड आगे कह रहा है कि जो OP है वो OQ के बराबर है, यानी कि जो OP का डिस्टेंस है वो 3 है, तो OQ का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, तो अब हम देखेंगे y एक्सिस पे कितना है? 3 है, तो x एक्सिस कितना हो जाएगा? 0,3। अब देखो 0,3 हमें कहां पे दे रखा है? ऑप्शन सी दे रखा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? मैं एक बार दोबारा मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक x एक्सिस पे कोई पॉइंट P है एंड ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट है। देन कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट Q, यानी कि इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? अगर हम इस P पॉइंट की कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमारा बनेगा कितना? 3,0, क्योंकि हम y एक्सिस पे कुछ नहीं चल रहा है। वहां पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट Q, यानी कि इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ऑन OY सच दैट OP इज इक्वल टू OQ, यानी कि जो OP का डिस्टेंस है वो OQ के क्या है? बराबर है। तो अगर ये 3 यूनिट तो ये भी कितना होगा? 3 यूनिट है। तो इस Q पॉइंट पे कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो Q कितना हमारा है? अब देखो Q पे हम कुछ x एक्सिस कहीं पे हम चल नहीं रहे, यानी कि x एक्सिस कितना हो जाएगा? 0, एंड y एक्सिस कितना है? 3 यूनिट। तो कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट हमारा? 0,3, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड -3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैव, ऑप्शन है यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनेटली सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एंड एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन। तो आप देखो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। क्लियर? इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम एक बार देख लेते हैं पहले, उसके बाद आप आंसर खुद से आप बता सकते हो। तो वो क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि अ यूनिक सोल्यूशन
इफ द ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, यानी कि ये जो ग्राफ है अगर वो एक पॉइंट पे अगर कट करेगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। देखो इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, यहां पे आप देख रहे हो कि हमारा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये दो लाइन है L1 एंड L2 और ये एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो अगर एक पॉइंट पे लाइन कट कर रहा है तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना। और यहाँ पे जो हमारा A1/A2 है वो नॉट इक्वल्स टू B1/B2, यानी कि जो A1/A2 वो B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट जरा देखो आप, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। क्लियर? इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन इफ द टू ग्राफ लाइन कोइंसाइड, है ना, यानी कि अगर एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा, जैसे मान लो कि ये हमारा एक लाइन जा रहा है और एक लाइन के ऊपर भी एक और ऐसा लाइन आ गया, तो जब दो लाइन कोइंसाइड कर जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, तब हमारा क्या होगा? इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। अब यहां पे देखो कि आपको दो लाइन यहां पे दिख रहा होगा, एक ब्लैक कलर से और एक येलो कलर से। क्लियर? तो यानी कि एक के ऊपर एक लाइन है, तो अगर ऐसा कुछ हमें ग्राफ मिल रहा है यानी कि उसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, है ना। और उस केस में हमारा क्या होगा? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी कि तीनों ही रेशियो हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? एंड जो थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है आपका, वो यहां पे कह रहा है कि नो सोल्यूशन इफ द टू ग्राफ लाइंस आर पैरेलल, यानी कि अगर हमारे दो लाइन क्या है? पैरेलल है इस तरीके से, तो वहां पे आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन। एंड जो कंडीशन हमारा बन जाता है वो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये तीन हमारे पॉइंट्स हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? अब हम देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0 -3x - 6y + 1 इज इक्वल टू 0 हैव यूनिक सोल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, या फिर नो सोल्यूशन, या फिर एग्जैक्टली टू सोल्यूशन। क्लियर? सो यहाँ पे आप देखो कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालें A1 का, तो A1 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है? 1 है, क्योंकि x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं, तो यानी कि 1 होगा। देन अगर हम यहाँ पे B1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो B1 की वैल्यू 2 है एंड C1 की वैल्यू 5। इन द सेम वे अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 2 से A2 की वैल्यू निकालें तो -3, B2 की वैल्यू -6 एंड C2 की वैल्यू 1। क्लियर? तो एक बार हम यहां पे देखते हैं A1/A2, A1/A2, तो A1/A2 निकालते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे -1/3। फिर हम निकालते हैं B1/B2, तो B1/B2 हमारा हो जाएगा -2/6, दैट इज 1/-1/3 एंड C1/C2, तो C1/C2 क्या होगा? 5/1। तो यहां पे जो हमारा कंडीशन बन रहा है वो ये बन रहा है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, और ये जो कंडीशन हमारा बनता है वो पैरेलल लाइन के केस में बनता है। यानी कि अगर हमारा पैरेलल लाइन है, दो लाइन अगर हमारा पैरेलल है तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी कि नो सोल्यूशन। तो जो ऑप्शन सी है वो क्या आपका सही होगा। क्लियर? तो इस वे में आप निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे हमारा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता तो यानी कि हमारा क्या होता? इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, तो यूनिक सोल्यूशन होता। क्लियर? अगर हमारा ये तीनों ही रेशियो इक्वल होता तो यानी क्या होता है? इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, यानी कि दोनों लाइन आपस में क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2 इज गिवन बाय, यानी कि यहाँ पे सिंपल आपसे मिड पॉइंट जो थ्योरम है उसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है। सो सिंपली आप देखो कि जब इस तरीके से हमारे पास कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है एंड इसका कोऑर्डिनेट मान लो a है, a का कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड ये पॉइंट b है, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड कह रहा है ये जो p है जिसका हम कोऑर्डिनेट x और y लेट कर लेते हैं, ये मिड पॉइंट है। यानी कि मिड पॉइंट है तो ये 1:1 के रेशियो में क्या कर रहा होगा? इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा होगा अगर मिड पॉइंट है। क्लियर? ये चीज ध्यान देना।
तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1 2 एंड y की वैल्यू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहां पे देखो कौन सा ऑप्शन यानी कि जो ए ऑप्शन है वो सही है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। कह द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, कोई इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई देन, है ना, यानी कि P ऑफ E डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E देन। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी हमारी होती है किसी भी इवेंट्स की, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है। क्लियर, मीन्स नेगेटिव कभी आपका प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। तो या तो प्रोबेबिलिटी हमारी 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है, जो पहला कंडीशन है, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा केस बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का कि ये या तो 1 से छोटा या फिर 1 के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि 0 से छोटा भी नहीं होगा और 1 से बड़ा भी नहीं होगा, यानी कि जो लाई करेगा वो हमारा हो जाएगा जो प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ए ऑप्शन। क्लियर, ये चीज ध्यान देना कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी या फिर 0 हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, 0 से कम नहीं होगा यानी कि माइनस में नहीं होगा एंड 1 से ज्यादा नहीं होगा किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी। क्लियर, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन दैट कैन बी कर्व्ड आउट ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r इज, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन दैट कैन बी कर्व्ड आउट ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r। तो कितना होगा यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, तो हेमिस्फीयर हमारा, ये हमारा हेमिस्फीयर, लेट सपोज ये हमारा क्या बन गया, हेमिस्फीयर बन गया, ये इसका सेंटर पॉइंट है ना, एंड ये हमारा कोन, ये हमारा क्या है, कोन है। क्लियर, ये हमारा क्या बन गया, कोन बन गया। तो आप देखो कि अगर हम यहाँ पे, और ये हमारा क्या हो गया, कोन की हाइट, ये हमारा कोन की हाइट। क्लियर, सो यहाँ पे देखो कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर हम बात करते तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि जो वॉल्यूम, जो हाइट ऑफ कोन है वो रेडियस के बराबर है। देखो अगर हम इस तरीके से अगर हम बना रहे हैं, अगर हम इस तरीके से, तो ये हमारा क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा, और ये हमारा क्या है, रेडियस है, ये हमारा क्या है, रेडियस है। तो अगर इसी पे हमारा कोन अगर ऐसे ये बन रहा है तो ये जो कोन की हाइट हुई वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, यानी कि हियर एच इज इक्वल टू क्या, आर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा कोन का वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, दैट इज 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब। तो अभी देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि सी ऑप्शन क्या है, सही है, 1/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। अब देखो और 9th क्वेश्चन है कि 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर if the probability of getting the same number of both dice is, clear, यानी कि 2 डाइस हमारे पास है और उनको दोनों को एक साथ क्या थ्रो किया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि दोनों ही डाइस पे सेम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्लियर, तो आपको पता है कि अगर हमारे पास 2 डाइस है तो यानी कि एक डाइस पे टोटल 6 फेस होते हैं। तो 2 डाइस की अगर हम बात करेंगे तो 2 डाइस पे कितना फेस होगा, तो 6 × 6 दैट इज 36। टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 36, यानी कि अगर एक डाइस पे टोटल आउटकम कितना है, 6 है, तो 2 डाइस पे जो टोटल आउटकम होगा वो कितना होगा, 36 हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पे कह रहा है कि दोनों डाइस पे सेम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पे थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो इस तरीके से थोड़ा सा आप डिवाइड करो, और ये मान लो कि डाइस 1 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और ये हमारा डाइस 2 है। क्लियर, तो डाइस 1 पे फेस होगा 1 2 3 4
5 एंड 6। यहां पे डाइस 2 पे भी सेम फेस होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। तो अभी देखो अब इनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 1 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे, फिर 1 2 1 3 1 4 फिर 1 5 फिर 1 6। सेकेंड 2 एंड 1 2 एंड 2 2 एंड 3 2 एंड 4 2 5 2 6 फिर अगेन 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। in the same way 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। देन यहाँ पे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 एंड 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो यहाँ पे देखो अब दोनों डाइस का कॉम्बिनेशन हमें मिल गया। अब कह रहा है कि दोनों पे सेम नंबर, तो सेम नंबर देखो यहाँ पे 1 1 पे आ रहा है, देन 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है सेम नंबर ऑन बोथ साइड, इसके फेवर में कितने आउटकम है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 हो गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 6, सॉरी 36। तो हो गया 36, 6 1 जा 6 6 6 जा 36 यानी कि 1/6 1/6। तो जो आपका पहला ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहां पे कि इफ 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस bx प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन x² प्लस bx प्लस q इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, देन q इज इक्वल टू, यानी कि q की वैल्यू आपसे पूछ रहा। तो कह रहा है कि ये जो हमारे पास है ये इक्वेशन x² प्लस bx प्लस 12, इसका जो रूट है वो क्या है 2 है। यानी कि अगर हम x की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो हमारा बोथ साइड क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। क्लियर। फिर कह रहा है कि जो दूसरा इक्वेशन है इसका भी जो रूट है वो भी क्या है 2 है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में गिवन है कि इस इक्वेशन का रूट क्या है, इक्वल है। क्लियर, सॉरी 2 नहीं है, यहां पे एक अलग दे रखा है, इक्वल रूट की बात कर रहा है। तो अभी यहां पे हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कह रहा है यहाँ पे x² प्लस bx प्लस 12, यानी कि x² प्लस bx प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर इसका रूट 2 है तो हम x का क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12 एंड 4 कितना हो जाएगा 16, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 16 एंड 2 1 जा 2 8 जा 16, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई -8। b की वैल्यू कितनी आ गई -8। क्लियर, b की वैल्यू -8। अब कह रहा है कि x² प्लस bx प्लस q हैज इक्वल रूट। तो इक्वल रूट अगर कह रहा है यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो आपका कितना होगा 0। डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा 0, क्योंकि इक्वल रूट का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो कितना होता है 0 होता है। क्लियर। तो अब d की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 एंड b² b की वैल्यू कितनी आई -8। तो -8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे इस इक्वेशन में 1 प्लस c की वैल्यू सॉरी मल्टीप्लाई c की वैल्यू q इज इक्वल टू 0। क्लियर। सो अभी यहाँ पे देखो -4 1 जा 4 q, 64 इधर से उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 64, माइनस माइनस कैंसिल आउट है ना, 4 से आप डिवाइड कर दो 4 1 जा 4 है ना, 4 1 जा 4 एंड 6। क्लियर, यानी कि 16 टाइम में क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि q की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 16, q की वैल्यू 16। तो q की वैल्यू पूछ रहा था यानी कि सी ऑप्शन क्या हमारा सही हो गया। क्लियर, सी ऑप्शन क्या है सही है। अभी देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है कि इफ द इक्वेशन 9x² प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट देन k इज इक्वल टू, यानी कि आपको यहाँ पे k की वैल्यू बतानी है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में अगेन आपको क्या दे रखा है
इक्वल रूट की बात कर रहा है, यानी कि d इज इक्वल टू कितना 0, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर? तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। एंड अगर हम इस पूरे इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, देन a इज इक्वल टू मिल रहा है 9, b इज इक्वल टू मिल रहा है आपको 6k एंड c इज इक्वल टू 4। क्लियर? अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो b की वैल्यू है 6k, यानी कि अगर स्क्वायर करेंगे तो 36k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 9 एंड c की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? इस पूरी वैल्यू को उधर ट्रांसफर करते हैं तो k स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 4, यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 9 टाइम में ये कट जाएगा एंड 9 1 जा 9 ये कट जाएगा, यानी कि k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 4। एंड जब यहाँ से आप k की वैल्यू निकालोगे तो रूट 4 इज इक्वल टू यानी कि प्लस माइनस 2, यानी कि जो k की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, या तो प्लस 2 आएगा या तो क्या आएगा माइनस 2 आएगा। तो आप देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, या तो प्लस 2 या तो माइनस 2, डी ऑप्शन, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो क्या है करेक्ट है। क्लियर? सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी। इफ tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी देन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो आप tan थीटा आपको पता है कि tan थीटा को हम एक चीज और लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? तो अगर हमें ये जो हमें गिवन है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, अगर हमें यहाँ पे साइन थीटा के नीचे अगर हमें कॉस थीटा मिल जाए तो हम ये tan थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा अगर आ जाएगा तो उसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं a बाई बी। क्लियर? तो हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस थीटा से, तो जब डिवाइड करेंगे तो आप देखो यहाँ पे हो जाएगा a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज tan थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, b बचेगा, नीचे a tan थीटा, ये प्लस में रहेगा tan थीटा माइनस b, वैल्यू पुट करो tan थीटा की तो a इंटू ए बाई बी माइन प्लस b अपॉन a इंटू ए बाई बी माइनस b। क्लियर? तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर अपॉन b होल डिवाइड a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस b इंटू बी स्क्वायर अपॉन b, ये b से b कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो ये कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द एलसीएम ऑफ a एंड 18, यानी कि यहां पे कह रहा है कि जो एलसीएम है a एंड 18 का वो हमें 36 दे रखा है, एंड कह रहा है HCF ऑफ a एंड 18 इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आपको क्या यहाँ पे पता है कि एलसीएम into HCF is equals to product of two number, ये फॉर्मूला आपको पता है। क्लियर? एलसीएम हमें 36 दे रखा है, मल्टीप्लाई HCF हमें 2 दे रखा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो नंबर हमारा क्या है a एंड 18, a मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 36 इंटू 2 अपॉन 18 एंड 18 बन जाए 18, 2 टाइम में 36, 2 2 जा 4, तो यानी कि जो a की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी 4 आएगी। तो आप देखो यहाँ पे जो सी ऑप्शन वो क्या है सही है। क्लियर? सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ p एंड कोऑर्डिनेट इज a अपॉन 3 कॉमा 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट q -6, 5 एंड r -2, 3, देन द वैल्यू ऑफ a इज। क्वेश्चन है पर मैं दोबारा में रीड कर दे रहा हूं। इफ p a अपॉन 3,
4 is the midpoint of the line segment joining the point Q minus 6, 5 and R minus 2, 3, then the value of A is, आपसे A की वैल्यू पूछ रहा है, क्लियर? So let's suppose कि this is a line segment and the coordinate Q is minus 6, 5 and R is minus 2, 3 एंड का जो P है वो मिड पॉइंट है, तो P का जो कोऑर्डिनेट है वो A/3, 4 दे रखा है, और जब मिड पॉइंट होता है तो ये लाइन सेगमेंट को 1:1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है, क्लियर? सो ये हमारा हो गया x1 y1, ये x2 y2, और अगर हम इसको xy मान लें तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 की वैल्यू कितनी है, -6 प्लस x2 की वैल्यू है -2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा, आप देखो -6 प्लस माइनस हो जाएगा, तो -6 -2 -8 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 4 टाइम में, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। और यहाँ पे x की वैल्यू, सॉरी आंसर 4 नहीं है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, a/3। तो अभी यहाँ पे a/3 इज इक्वल टू हमारा आ गया -4, ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -12, यानी कि जो a की वैल्यू आई कितनी आई, -12। और आपसे पूछ रहा है a की वैल्यू, यानी कि जो b ऑप्शन है वो क्या है, सही है, b ऑप्शन क्या है, सही है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, क्लियर? तो अभी यहाँ पे हम एक स्टेप हमने यहाँ पे पढ़ा, तो यहाँ पे हम एक फिगर बना दे रहे हैं यहाँ पे कि लेट सपोज कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 60 मीटर हाइट है, क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया, क्लियर? तो इसकी हाइट कितनी है, 60 मीटर, A एंड B, क्लियर? कह रहा कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, है ना? तो दूसरे साइड पे हमारा क्या है, दूसरे साइड पे हमारा यहाँ पे एक टावर है जिसको हमने मान लिया C एंड D, ये हमें टावर दे रखा, और कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन से टॉप से बनता है, क्लियर? तो लेट सपोज कि ये हमारा क्या है, एक प्लेन है, हमारा एक सरफेस है, प्लेन सरफेस, और कह रहा है कि जो टॉप का बन रहा है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप, वो कितना हमारा 30 डिग्री, क्लियर? तो यानी कि ये हमारा यहां से कितना बन रहा है, ये एंगल हमारा कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो अगर इसको हम ऐसे यहाँ पे मिला दें ऐसे, और इसको भी यहाँ पे हम ऐसे मिला दें, क्लियर? तो ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये लाइन देखो आप, जो C इसको आप E मान लो, है ना, इसको आप यहाँ पे F कर दो, तो जो CE है वो FA के क्या है, पैरेलल है, और जो AC लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, क्लियर? अब कह रहा है कि जो बॉटम एंगल है ना टावर का, जो बॉटम है टावर का, वो कितना ऑब्जर्व किया गया, 60 डिग्री ऑब्जर्व किया गया, यानी कि जो हमारा एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो कितना है, 60 डिग्री बॉटम पे, 60 डिग्री बॉटम पे, यानी कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, क्लियर? तो कह रहा है ना कि द हाइट ऑफ द टावर इज, यानी कि आपको ये हाइट बताना है, ये आपको हाइट बताना है, क्लियर? यानी कि CD का आपको डिस्टेंस बताना है। तो आप देखो यहाँ पे कि अब यहाँ पे ना हमें, अगर हम यहाँ पे, अगर हम इस पूरे ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल, अब देखो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ट्रायंगल ACE बन रहा है, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ADB। तो अगर हम पहला ट्रायंगल लेंगे ACE, तो हमें यहाँ पे ना तो परपेंडिकुलर पता है, ना तो हमें बेस पता है, क्लियर? और ना ही हमें हाइपोटेनस पता है, सिर्फ एंगल पता है। लेकिन अगर हम ट्रायंगल ADB लेंगे, ADB अगर ट्रायंगल लेंगे, है ना, इन ट्रायंगल ADB, तो हमें यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर पता है, एंगल पता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं,
तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि जो tan थीटा की जो वैल्यू तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप यहां से ध्यान रख सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखो जो पहला रेशियो वो साइन का, दूसरा रेशियो कॉस का, थर्ड रेशियो tan का, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप देखो रूट 60 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी tan 60 की वैल्यू √3, परपेंडिकुलर आपको ए बी है यानी कि ए बी अपॉन डी बी, तो ए बी आपको दे रखा है 60 एंड डी बी यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे तो डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन √3, 60 अपॉन √3। क्लियर, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 60 √3 अपॉन 3 एंड 3 1 जा 3, 20 टाइम में क्या हो गया कट गया, तो dB जो हमारा बेस आ गया वो आ गया 20 √3, यानी कि जो बेस आपका आ गया वो आ गया 20 √3। क्लियर, तो अगर ये हमारा 20 √3 है तो ये भी कितना होगा 20 √3 होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि जो DCEB है वो हमारा एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है और रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है इक्वल होता है। क्लियर, तो अब देखो हमें यहाँ पे बेस पता चल गया, हमें यहाँ पे क्या पता चल गया बेस पता चल गया, तो यहां से अब हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो अब यहां पे हम लेते हैं इन ट्रायंगल ACE, तो यहां पे हो जाएगा tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा E है, परपेंडिकुलर कितना है E है AE अपॉन बेस हमारा कितना है CE, तो ये हो जाएगा tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू AE हमें पता नहीं है, AE हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है, एंड CB, तो CB केवल हमने कितना कैलकुलेट किया 20 √3, तो यहाँ पे हो गया 20 √3। अब देखो यहाँ से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और दोनों अलग साइड पे हैं, डिनोमिनेटर में तो कैंसिल आउट हो जाएगा 20 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, और यहाँ भी 1, तो यहाँ पे हो जाएगा AE की वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया, यानी कि जो आपको ये टोटल जो डिस्टेंस आपको दे रखा है वो दे रखा है 60, टोटल डिस्टेंस आपको 60 दे रखा है, एंड जो AE की जो वैल्यू आई वो आई 20। तो जब AE की वैल्यू 20 है तो EB कितना होगा 40 होगा, तो 40 + 20 60 हो जाएगा, तो EB किसके इक्वल होगा CD के इक्वल होगा, यानी कि CD की वैल्यू भी कितनी होगी 40 होगी। तो यहां पे देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए हमारा क्या है सही है, ऑप्शन ए हमारा क्या है सही है। यहां से आप निकाल भी सकते हो कि जो हमारा CD है वो इक्वल किसके है EB के इक्वल है, इसकी वैल्यू कितनी है 40, क्योंकि टोटल 60 है और ये अगर हमारा 20 आ गया तो ये कितना होगा 40 होगा। क्लियर, तो ऑप्शन कौन सा सही है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आपको एक क्लास और फ्रीक्वेंसी का आपको टेबल दे रखा है, 60 to 70 फ्रीक्वेंसी कितनी है 13, 70 to 80 फ्रीक्वेंसी है 10, 80 to 90 फ्रीक्वेंसी है 12, 90 to 100 फ्रीक्वेंसी इज 8 एंड 100 to 110 फ्रीक्वेंसी इज 11। क्लियर, कह रहा है लोअर लिमिट, यानी कि आपको लोअर लिमिट बताना है किसका मॉडल क्लास का, लोअर लिमिट बताना है किसका मॉडल क्लास का। तो मॉडल क्लास क्या होता है बच्चा, मॉडल क्लास होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही हमारा क्या होता है मॉडल क्लास होता है, यानी कि यहां पे मैं लिख दे रहा हूं मॉडल क्लास क्या होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा, वही मॉडल क्लास होता है, वही मॉडल क्लास होता है। तो यहां पे देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 80 to 90 की, कितना है 15 है, यानी कि जो हमारा मॉडल क्लास होगा, जो मॉडल क्लास होगा वो क्या हो जाएगा 80 to 90,
और आपको पता है कि ये हमारा लोअर लिमिट होता है और ये हमारा क्या होता है, अपर लिमिट होता है। तो आपसे पूछ रहा है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी कि जो लोअर लिमिट होगा वो हो जाएगा हमारा 80। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 एंड 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 इज, यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा। तो सिंपल आप देखो कि एक नंबर हमें ये दे रखा है, दैट इज 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2, ये हमारा एक नंबर है, यानी कि इसको कहते हैं नंबर, इसको हम बोल सकते हैं नंबर 1। क्लियर, नंबर 1, बीच में लिखते हैं इसको थोड़ा सा तो स्पेस मिल जाएगा। यानी कि जो नंबर 1 आपको दे रखा है, नंबर 1 जो आपको गिवन है वो है 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2, एंड जो नंबर 2 दे रखा है वो है 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 3। तो कह रहा है इसका एलसीएम बताओ। तो देखो एलसीएम भी आपका पावर के फॉर्म में ही दे रखा है। क्लियर। तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। 2 पावर 3 है तो यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, एंड 3 पावर 2 है तो मल्टीप्लाई 3 इंटू मल्टीप्लाई 3। सेम वे में नंबर 2 को, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 पावर क्या है, 3 है। अब देखो यहाँ पे जो पेयर बन रहा है ये हमारा, यहाँ से 2 निकल गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, यहाँ से 2 निकल गया। अब देखो जो पहले पेयर बन रहा है पहले उसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे एक 3 का पेयर बन रहा है तो 3 का पेयर निकल गया, यहाँ पे एक और 3 का पेयर बन रहा है उसको मैंने निकाल दिया। अब बचा जो उसको भी लिख दो, तो यहाँ पे 2 बच गया और क्या बच गया, 3, तो 2 और 3 भी क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 1 2 एंड 3, यानी कि 2 के पावर 3, मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया, 1 2 एंड 3, यानी कि 3 के पावर 3। तो आप देखो जो एलसीएम होगा वो 2 पावर 3 एंड 3 पावर 3, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, सही है। क्लियर। नेक्स्ट देखो 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू y। क्लियर। तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे कि हम कोऑर्डिनेट क्या बनाएंगे। यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 4 है, ये इतना तो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है x इज इक्वल टू y, यानी कि अगर हम x इज इक्वल टू y करेंगे तो हो सकता है अगर हम यहाँ पे 3 पुट करें तो 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि एक कोऑर्डिनेट तो हमें क्लियर दिख रहा है कि एक कोऑर्डिनेट हमारा 3, 4 बनेगा। दूसरा कोऑर्डिनेट अगर x इज इक्वल टू y है तो अगर हम x को लेके चलें तो एक कोऑर्डिनेट हमारा 3, 3 बन जाएगा। दूसरी अगर हम y की वैल्यू को अगर हम कंसीडर करके चलें 4, तो 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू भी 4, तो नेक्स्ट हमारा क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट 4, 4। क्लियर। अब कह रहे हैं इन तीनों कोऑर्डिनेट्स जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा ना, एरिया कितना होगा उसका। क्लियर। तो आप देखो आपको पता है यहाँ पे सबसे पहले हम और ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। पहले ये तो हमारा हो गया x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हमारा हो गया x एक्सिस। ये हमारा लेट सपोज 1 2 3 एंड 4 इन द सेम वे 1 2 3 एंड 4। देखो पहला कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 3, 4, तो ये x पे 3 y पे 4, यानी कि यहां कहीं एक पॉइंट बन रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा 3 3, तो यानी कि 3 3 है तो 3 एंड 3, तो यहां पे कहीं एक पॉइंट बन रहा होगा। एंड दूसरा हमारा क्या 4 एंड 4, तो यहां पे कहीं हमारा 4 एंड 4 बन रहा होगा, 4 एंड 4। तो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे, इसको हम क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे देखो एक हमारा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। क्लियर। यहाँ पे हमारा क्या है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अब देखो कि अगर हम इस लाइन की बात करें, इस लाइन की अगर हम बात करें तो ये 4 एंड 3 यानी कि 1 यूनिट चल रहा है, 1 यूनिट चल रहा है। अगर हम इस वाले लाइन की बात करें तो ये भी 3 से कितना जा रहा है, 4 जा रहा है, यानी कि ये भी हमारा कितना चल रहा है, 1 यूनिट चल रहा है। क्लियर। और हमें पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप देखो 1/2 हो गया और ये हमारा
बेस 1 इंटू हाइट भी हमारा 1 है, तो हो जाएगा 1/2, जो भी हमें यूनिट दिया होगा इसका स्क्वायर, यानी कि हम स्क्वायर यूनिट हम लिख सकते हैं, यानी कि जो एरिया ट्रायंगल का आएगा वो कितना आएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट। तो आप देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आपका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा सही है, बी सही है, 1/2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। अब देखो 19th क्वेश्चन ये, यानी कि ये हमारा असर्शन रीजन है। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, पहला असर्शन क्या कह रहा है कि 3 इज अ रेशनल नंबर। तो यस, तो रेशनल नंबर हमारा क्या होता है कि जो रेशनल नंबर होता है वो होता है p/q के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम 3/1 लिख सकते हैं। तो 3 अगर हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है 3, तो अगर हम 3/1 अगर लिख दे तो ये हमारा p/q के फॉर्म में है, और p/q के फॉर्म में तो यानी कि रेशनल नंबर होगा, यानी कि जो असर्शन है वो तो हमारा क्या है, सही है। असर्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इर्रेशनल। क्लियर। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इर्रेशनल। तो आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा हमारा, 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर हम √2 की बात करें तो √2 हमारा क्या है, स्क्वायर रूट की बात करें तो √2 हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। √3 हमारा क्या है, इर्रेशनल है। अगर हम √4 करेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इन द सेम वे ऐसे हमारा 5 √6 √7 √8, लेकिन फिर हमारा √9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि यहां पे हमें दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली, यहां पे हम देख पा रहे हैं कि सारे ही पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इर्रेशनल नंबर नहीं हो सकता। जैसे हमारा 4 हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर रूट कितना 2, एंड अगर हम 2 की बात करें 2/1 यानी कि p/q के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि जो आपको रीजन दे रखा है वो रीजन क्या है, गलत है। रीजन क्या है, गलत है। तो आप देखो रीजन कहां पे फॉल्स है, रीजन में फॉल्स दिख रहा कहां पे, ऑप्शन नंबर सी में, जहां पे असर्शन हमारा ट्रू है बट रीजन हमारा क्या है, फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहां पे लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का 20 कह रहा है यहां पे कि ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, देन ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड रीजन में दे रखा है कि इफ इन 2 ट्रायंगल्स देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्लियर। सो अब यहां पे देखो, यहां पे सबसे पहले हम असर्शन को चेक करते हैं कि यहां पे कह रहा है कि एक हमारे पास ऐसा कोई ट्रायंगल हमें यहां पे दे रखा है, और कह रहा है यहां पे ट्रायंगल में क्या कह रहा है मेरा कि जो A B एंड C, इसको हम लेट कर लेते हैं। कह रहा है जो AB है ना वो 24 है, AB हमारा कितना है 24 है, BC हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, एंड AC कितना है 26 सेंटीमीटर। मैंने ऐसा रैंडमली एक फिगर बना लिया, और कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल है वो हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर। राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा देखो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कैसे बनता है, अगर हम ऐसे इसको राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बना दें एक नॉर्मल वे में, तो ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर, अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें तो। क्लियर। और यहां पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है ना, उसका स्क्वायर 2 छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर ये दोनों साइड अगर हमारा बराबर आ जाता है, बराबर है, तो यानी कि ये हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब देखो हाइपोटेनस हमारा क्या होता है, सबसे बड़ी साइड होती है, तो मैंने क्या कहा, बड़े साइड का स्क्वायर। तो देखो सबसे बड़ा साइड इसमें क्या दिख रहा है, 26 हमें दिख रहा है। तो देखो 26 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। अब किसी को भी यहां पे मान लो, क्योंकि हमें ऐसे कुछ पता नहीं कि हमारा परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि 2 छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। अब देखो 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहां पे हम स्क्वायर कर लेते हैं, 26 का स्क्वायर देख लेते हैं यहां पे, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 जा 12 एंड 3
15, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, तो यानी कि आ गया 676 676 आ गया। और अब इधर का देख लेते हैं 24 का स्क्वायर। तो देखो 24 का स्क्वायर हम ऐसे निकाल दे रहे बेटा, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 04 एंड 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे देखो 6 एंड 6 1 7 4 1 5, 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100, यानी कि ये भी कितना आ गया 676, यानी कि दोनों साइड हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो अगर दोनों साइड इक्वल आ गया, इट मींस कि जो असर्शन हमें दे रखा है वो क्या है, सही है, यानी कि जो ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो रहा है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। नेक्स्ट यहां पे क्या कह रहा है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है, तो एंगल प्रॉपर्टी से जो हमारे ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। किस प्रॉपर्टी से, एंगल प्रॉपर्टी से ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। क्लियर। तो यानी कि रीजन भी हमारा क्या है, सही है, लेकिन क्या यहां इस वाले रीजन में क्या यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, क्या यहां पे पाइथागोरस की बात कर रहा है, नहीं। यानी कि जो रीजन तो हमारा सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहां पे यानी कि जो ऑप्शन हमारा बी है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो बी ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। तो इस वे में आपको सेक्शन ए सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलने वाले आपके बोर्ड में, पेपर पैटर्न आपका सेम होगा, क्वेश्चन आपके सेम होंगे, है ना, मींस सेम इन द सेंस कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन होगा, है ना। तो आप क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आप नोट डाउन करते रहना, सोल्यूशन भी आप लिखते रहना। और एक चीज तो आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा कि बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप डायरेक्ट आंसर पे टिक नहीं कर सकते। क्लियर। अब सेक्शन बी एंड जो फर्दर जो सेक्शन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।